नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के बारे में बात करेंगे। और आपने हमारी पिछली वीडियो को बहुत अच्छा प्यार दिया, उस सभी के लिए आप सभी को धन्यवाद। और जैसा कि पता है आप सभी को, यूपी पीएससी के द्वारा आरओ एग्जाम का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो इसका आप सभी लोग लाभ उठाइए। दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। सही उत्तर होगा बी, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, अब क्या हुआ कि बंगाल का जो विभाजन था लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में किया गया था। इसके निर्णय की घोषणा जो थी 20 जुलाई 1905 को की गई थी तथा 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। यानी कि अगर कभी पूछा जाए कि ये कब लागू हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू हुआ था और इसकी घोषणा जो हुई थी 20 जुलाई 1905 को हुई थी। 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को निरस्त करने का घोषणा की गई थी। ये तो फिलहाल हो गया कि कब विभाजन किया गया। और अगर ये पूछ लिया जाए कभी कि इसको कब निरस्त किया गया, यानी कि बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया, तो आपको इसका उत्तर बताना है कि 1911 में दिल्ली दरबार में, जो 1911 में दिल्ली दरबार में इसको निरस्त भी किया गया था, यानी कि 6 साल बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसमें है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। अच्छा सवाल है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1905 में। 1905 में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था, क्योंकि भाई बंगाल विभाजन के ही कारण ये मुख्य कारण था। फिलहाल इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लो। जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि 7 अगस्त को 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। ठीक है, कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसमें है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है और इस बार भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों देखो, इसका सवाल जो है आप थोड़ा सा का कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको आपको बढ़िया से बताने का कोशिश करूंगा। अब देखो, बात यह है ना, स्वराज जो शब्द है इसका सर्वप्रथम सबसे पहला प्रयोग जो है दयानंद सरस्वती जी ने ही किया था। और स्वराज की सबसे पहली जो मांग थी, ठीक है, वो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। यानी कि स्वराज शब्द का इस्तेमाल किसने किया था, सबसे पहले दयानंद सरस्वती जी। लेकिन स्वराज की मांग सबसे पहले किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक। लेकिन इस सवाल में कहीं पर दयानंद सरस्वती जी का नाम नहीं है। और सवाल क्या पूछा गया, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। अगर यहां दयानंद सरस्वती होता तो उसका उत्तर हो जाता दयानंद सरस्वती। लेकिन यहां पर दयानंद सरस्वती ना होकर बाल गंगाधर तिलक जी का नाम है, तो आपको बाल गंगाधर तिलक जी पर उत्तर लगा देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहां पर कहा गया है कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है। इसके बारे में हमने पिछली वीडियोस में, शायद पिछली वीडियो में विस्तार पूर्वक बात किया था कि इसका उत्तर होगा ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से, मतलब उनको पुकारते थे, नाम से जानते थे। 1900 नहीं, 1892 में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिनसबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। कहां से, फिनसबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। वो पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से, उदारवादी ध्यान देना, उदारवादी ना कि उग्रवादी, ठीक है, दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। ये चीज ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसमें पूछा गया है इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। आसान सवाल, अभी हम लोगों ने बात किया। सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। सही उत्तर होगा डी, आरबी घोष। हो सकता है यहां पर अगर आप सभी को नहीं दिख रहा हो तो मैं नाम बता देता हूं, डी है आरबी घोष। ध्यान देना, मैं जो आगे आप सभी को बताने जा रहा हूं।
1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया था। 1907 में जो सूरत में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन था, कहाँ पे? सूरत में। उसमें क्या हुआ कि जो उग्रवादी नेता थे और उदारवादी नेता थे, इनमें एक कह सकते हो कि एक झड़प हो गया, एक मनमुटाव हो गया। उग्रवादी लोग चाहते थे कि उन्हीं के सदस्य में से उन्हीं का कोई एक आदमी लीडर मतलब अध्यक्ष बने, और उधर उग्रवादी अलग चाहते थे, उदारवादी अलग चाहते थे। ठीक है, इसी कारण कांग्रेस का अध्यक्ष अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस में हो गया विभाजन। यानी अरे उग्रवादी अलग चाहते थे और उदारवादी अलग चाहते थे। जो उग्रवादी थे, यानी जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक ये सब आते थे, वो लोग ये चाहते थे कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए। वहीं दूसरी तरफ उदारवादी के जो लोग थे वो चाहते थे कि राज बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन बाद में हुआ ऐसा कि जो उदारवादी के जो नेता थे राज बिहारी बोस घोष को ही अध्यक्ष बनाना पड़ा। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी हम लोगों ने बात किया तो 1907 में हुई थी। क्यों हुई थी? वही उग्रवादी और उदारवादी के अध्यक्ष पद के लिए। आप सभी को जैसा अभी हमने बताया कि उग्रवादी के नेता चाहते थे कि उनका कोई सदस्य अध्यक्ष बने, और उदारवादी चाहता था उनका सदस्य कोई अध्यक्ष बने। लेकिन फिलहाल अध्यक्ष जो बनते हैं वो उदारवादी के नेता राज बिहारी घोष ही बनते हैं। ठीक है, आगे बात करें अगले सवाल पर। इसमें है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। सही उत्तर होगा डी, ढाका में हुई थी। अगर पूछा जाए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। थोड़ी जानकारी ले लो, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। होता ऐसा है कि अक्टूबर 1906 में, ध्यान देना हर एक शब्द को, अक्टूबर 1906 में आगा खां, कौन? आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों मतलब मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो, यानी कि जिससे मुसलमानों के हितों के बारे में काम किया जा सके, कुछ सोचा जा सके। ठीक है, इसी चीज को इस मद्देनजर रखते हुए ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन, जिसे इंग्लिश में कह सकते हैं ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन मतलब इसी सम्मेलन के स्वागत की समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब शामीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया था। ठीक है, किसने किया? तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने। ठीक है, सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया था। इसका मेन मकसद क्या था कि मुसलमानों के बारे में भी कुछ सोचा जा सके, उनके अपने समाज के बारे में। समझ में आया? आगे बात करें अगले सवाल के बारे में। इसमें कहा जा रहा है राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना, ध्यान देना, जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था। अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इसमें क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच हुए थे, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन की जो पूरी अवधि थी, समय था, उनमें से ऐसा कौन सा घटना था जिससे मतभेद के बीज बो चुके थे, अतः देश का विभाजन हो गया, यानी कि आपसी कह सकते हो कि फूट पड़ चुका था हिंदू मुस्लिम जात पात इन सभी चीजों में। तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल देता हूं, इसमें लिखा है डी में विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। जैसा कि आप सभी को पता है कि जैसे मुसलमानों के लिए अलग जगह दे दिया गया था कि आपको यहाँ, जैसे यहाँ आप खुद ही अपने कैंडिडेट को चुन सकते हैं, यहाँ पर और कोई वोट नहीं दे सकता, यहाँ से कोई और लड़ नहीं सकता, और पृथक निर्वाचन क्षेत्र हो गया था, जिससे जो एक अलग पार्टी थी, हिंदू जो लोग थे, वो लोग कहीं ना कहीं नाखुश हो रहे थे। तो इसमें कई सारे रीजन है, कई सारे पॉइंट है। फिलहाल जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे उसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे फिलहाल। तो इसका सही उत्तर होगा ये। थोड़ा सा जानकारी ले लो। 1909 में क्या होता है कि मार्ले मिंटो सुधारों का सबसे बुरा पक्ष था मुसलमानों को पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान करना। जो 1909 में एक आता है मार्ले मिंटो, ठीक है, उनमें यह कह दिया गया था कि जो मुसलमान के लिए, मतलब मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र, उस चीज में इन्होंने, मतलब जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म था उसमें 1909 में जो आया था उसमें यह बात कही गई थी कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात किया गया था, और यहीं से मुद्दा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, आगे बात करें अगले सवाल पे। इसमें कहा जा रहा है कि, ध्यान देना, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? सही उत्तर होगा 1911 में। और 1911 में क्या हुआ था?
1911 में हुआ था, बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया था। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। देखो कितने चीज आपको मालूम चल रहे हैं, मैं कितनी चीज आप सभी को बता रहा हूँ, ध्यान ध्यान देते रहना हर एक शब्द को। अब 1911 में तो चलो ये तो हुआ था, अब और जान लो। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जो थी वो 1911 में की गई थी, जबकि कलकत्ता से दिल्ली उसका स्थानांतरण वर्ष 1912 में हुआ था। यानी कि अगर बात करें तो जब दिल्ली जब राजधानी बनी तो उससे पहले क्या राजधानी थी? कलकत्ता। तो दिल्ली की राजधानी की जो एक कह सकते हो कि जो घोषणा थी 1911 में हुई थी, लेकिन अंततः जब दिल्ली यानी कि जब उसको स्थानांतरित किया गया था तो 1912 में किया गया था। ठीक है, यानी कि घोषणा तो 1911 में हो गई, लेकिन स्थानांतरित यानी कि कलकत्ता से दिल्ली 1912 में बना था। अगर यहाँ 1912 होता ऑप्शन तो 1912 होता, लेकिन यहाँ 1912 ना होकर 1911 है, तो आप 11 में भी सही लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही होगा। कभी भी 1911 1912 एक साथ नहीं दिया जाएगा, तो इसके लिए आप सभी को घबराना नहीं है। दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट है, कोई परेशानी, कोई चीज़ ना समझ में आया हो, जरूर बताना, मैं उस पर एक विस्तार पूर्वक वीडियो जरूर लाऊंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।